जी हां, आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है, ये जनता के हाथ में अधिकार है और जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी सिर्फ आधे घंटे के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में, मतदान शुरू होने में अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त ही बचा है। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सिर्फ आधे घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 68 सीटें हैं, 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी ये चुनाव लड़ रही है और उसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कुछ सीटों पर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और आम आदमी पार्टी का तो यह कहना है कि वो सरकार बना रहे हैं। 68 सीटों पर चुनाव, हिमाचल में 55 लाख वोटर मतदान करेंगे और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर, जैसे लाहौल स्पीति की हमने जिक्र किया था कि लगभग 24 से 25 हजार मतदाता हैं। क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां के स्थानीय लोगों के लिए वहां का मौसम और वहां की परिस्थितियां, होने वाला भूस्खलन कई बार दिक्कतों का बड़ा सबब भी बन जाता है। और क्या मुद्दे होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के इस चुनाव में, जनता के सामने क्या क्या मुद्दे हैं? सीधे इलेक्शन सेंटर चल रहे हैं पयोधी शशि के पास। पयोधी। बिल्कुल राम, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज हिमाचल प्रदेश की जनता मतदान करने जा रही है। तो आप ये देखिए कौन से मुद्दे हैं। चुनावी मुद्दे, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। अर्थव्यवस्था का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में ये तय करता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। दूसरा चुनावी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। युवाओं के अंदर जो आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर, जहां दोनों पार्टी ने, बीजेपी ने 8 लाख रोजगार देने का वादा किया है और कांग्रेस ने तुरंत सत्ता में आने पर 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है। तो बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है और युवाओं तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश हर राजनीतिक दल ने की है। तीसरा चुनावी मुद्दा क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसे लेकर हालांकि कांग्रेस ने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया अपने घोषणा पत्र में और बीजेपी ये कहती है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, किसी भी तरह से कोई नुकसान किसी भी जो पेंशन धारक है उसे नहीं होने दिया जाएगा। और अगला चुनावी मुद्दा शिक्षा का। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा रहा है राजनीतिक पार्टियों के लिए जिसको लेकर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊपरी इलाका है हिमाचल प्रदेश का, वहां ये एक बहुत अहम और खास मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है हर राज्य के तौर पर। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर सरकारें अपनी पीठ थपथपाती हैं और चूंकि बीजेपी की सरकार है तो उसने ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति हिमाचल प्रदेश में भी अपनाई जाएगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार, जिस पर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती है और बीजेपी कांग्रेस पर। चलते हैं राम के पास। राम, ओवर टू यू। बिल्कुल पयोधी, जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे साथ साझा किए हैं, या ये कहिए कि ये आम तरह के मुद्दे हैं, हर जगह, हर स्टेट में, हर क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष मुद्दे होते हैं। और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि देवभूमि के हर घर से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में है या फौज में नौकरी कर रहा है, फिर बाद में वो रिटायर होते हैं तो वो चाहते हैं कि पेंशन उनकी जो है उन्हें उसी रूप में मिलती रहे जैसे बहुत पहले उन्हें मिला करती थी। कांग्रेस ने वो वादा किया है। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप कौशल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पूरे विषय को लेकर चर्चा करने के लिए प्रदीप जी, पहला प्रश्न आपसे यही है, ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये हर सेक्टर में, हर जगह पर असर डालती, क्या हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दे इंपैक्ट करेंगे? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं। उसके साथ एक मुद्दा विकास का है। हिमाचल को अभी भाजपा की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, नीचे और ऊपर, उसके रहते हुए काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ मिला है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसकी स्थापना की गई है बिलासपुर ज़िले के अंदर। और वंदे भारत ट्रेन जो है उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने हाल ही में। तो जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो एक मुद्दा है कि हिमाचल को बहुत तेज़ी से उनका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हिमाचल में बहुत भारी संख्या में लोग सेनाओं में जाते हैं, तो अग्निवीर एक विषय हो सकता है। और उसके साथ जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म जिसे कहते हैं भाजपा की, वो अपने आप में काफ़ी प्रेरणादायी रहती है लोगों को। वो काफ़ी लोगों को
प्रोत्साहित करती, उत्साहित करती है उसके पक्ष में मतदान करने के लिए। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हालांकि ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई विशेष मुद्दा है, लेकिन बहुत भारी प्रयास हो रहा है दोनों तरफ से लुभाने का। भाजपा ने तो अलग वचन पत्र जारी किया है महिलाओं के लिए, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण का वादा किया है भाजपा ने सरकारी नौकरियों के अंदर। और फिर जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनके लिए 25,000 रुपया की राशि दी जाएगी, इसका प्रावधान कर रही है। लड़कियां 8 से 12 वर्ष की आयु में स्कूल जाएं, इसके लिए उनको प्रेरित करने के लिए साइकिल देने का वायदा है। और जो कॉलेज जाएं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी देने का वायदा किया है। तो कुल मिलाकर के हिमाचल में इस समय बड़ी रोचक स्थिति है, दोनों तरफ से मुद्दे उछाले जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा मुद्दा जो है वो लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार का जो मैनिफेस्टो है दोनों दलों का देखेंगे तो लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन जनता असल में जो वोट करती है वो पिछले मैनिफेस्टो और उस मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किया जाता है कि वो जो पुराना मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उस पर अमल कितना किया गया है। जो वादे करके पिछली सरकार आई थी, क्या उस सरकार ने वो सारे वादे निभाए हैं? कहीं खामी रह गई तो उसकी वजह क्या है? वो कोई तकनीकी दृष्टि से कोई खामी रह गई है या वाकई नीयत में कोई खोट थी? जनता इसका विश्लेषण करती हुई मतदान करने के लिए निकलती है। तो एक एक तस्वीर इस विधानसभा चुनाव की हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इस चुनाव से जुड़े हुए जो दिलचस्प आंकड़े हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में होने वाली है? सीटें हैं 68, वोटर हैं 55 लाख, उम्मीदवार हैं 412। इसके अलावा महिला उम्मीदवार की अगर बात करें तो 24 उम्मीदवार हैं और ये कहीं ना कहीं खटकता है। पोलिंग बूथ जो है वो है 7,881, 7,881 पोलिंग बूथ हैं जहां पर जनता जाएगी और अब से कुछ देर के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये चुनाव का नंबर गेम है जो एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 7,881 पोलिंग बूथ 68 विधानसभाओं के अंदर और जनता वहां जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। शहरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो जो ग्रामीण इलाका है उस जगह पर सबसे ज्यादा दिक्कत पोलिंग पार्टियों को भी और वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा उनकी नजर में होगा। और हिमाचल का जो रण है, क्या कार्यकाल पूरा होगा? 68 विधानसभा सीटें यहां पर हैं। रिपीट नहीं हुई सरकार 1985 के बाद, 1985 के बाद से सरकार रिपीट नहीं हुई है। इसी रिवाज और राज की बात हो रही है। 75.8% वोटिंग पिछली बार हुई। औसतन वोटिंग की बात करेंगे तो 70% से ज्यादा है, जो हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे। 70% से ज्यादा वोटिंग का पैटर्न यहां पर है, यानी कि जनता अपने लिए खुलकर मत का प्रयोग करती है और अपने लिए प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ हम चल रहे हैं। अमित, आपके साथ इस वक्त हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मौजूद हैं, बात कीजिए। अपील करेंगे लोगों से? देखिए, इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा, मिजाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा, ये खुद मुख्यमंत्री बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया नेटवर्क पर आपका। थैंक यू। बहुत धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नहीं, धड़कन में बहुत आराम से, मैं चैन से हूँ, शांति से हूँ और मुझे कतई भी कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह से अभी कांग्रेस अपने मुद्दे लेके आई है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुद्दे चुनाव में स्वाभाविक रूप से उन्हें लेने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दे ऐसे मुद्दे थे जिनका, देखिए, जिन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, उन्हें मुद्दे के हिसाब से कोशिश की कि ओपीएस की बात की। ये ओपीएस उनकी ही खत्म की हुई है। एनपीएस जो लागू की है, वीरभद्र सिंह जी थे जिनका बड़ा फोटो लगा करके वो वोट मांग रहे हैं। उनका ही कंट्रीब्यूशन, उनकी ही देन है कि हिमाचल के कर्मचारियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। कर्मचारियों को इस बात को सोचना चाहिए और मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, अगर इसको मानते कि उनसे गलती हुई तो 2012 में वही वीरभद्र सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त कोई करेक्शन करते, उस वक्त उसको ओपीएस को लागू करते। आज 20 वर्षों के बाद कह रहे हैं बात,
और हमारी संवेदना है कर्मचारियों के साथ। हम निश्चित रूप से अच्छा उसमें सोचते हैं कि उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है। हर आदमी के भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारा भी मानना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें दोष मत दें। दोषी अगर ओपीएस को खत्म करने के लिए है तो वो कांग्रेस की सरकार। सर, महंगाई एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। हालांकि सरकार के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो है इस क्षेत्र से, इस राज्य से जो है वो हम मिटा देंगे, लेकिन अभी भी लोग इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लोगों के मुद्दे को सामने लेके आ रही है, वो क्या कहेंगे उस पर सर? देखिए, ये दो इश्यूज ऐसे हैं जो हर चुनाव में मुद्दे होते हैं, चाहे प्रदेश का है चुनाव, चाहे वो देश का चुनाव है। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि भारत की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो हुई है और उस तरह से हम देखें तो आने वाले समय में बहुत जो एफर्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई पर भी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल होने वाला हुआ भी है, लेकिन आने वाले समय में और उम्मीद कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि जब हम इस राज्य में आए थे तो बड़ा लग रहा था कि ये चलो ठीक है, अभी ऐसे चल रही है सरकार, बड़ी मजबूत है। लेकिन जब से टिकट का बंटवारा हुआ उसके बाद अचानक से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। बड़े सारे जो लोग हैं वो छोड़ के अपने अपने बागी लोग जो हैं वो खड़े हो गए पार्टी के। बड़ी कोशिश की सब लोगों ने मनाने की, आपने भी कोशिश की, बड़े बड़े नेताओं ने। क्या लग रहा है अभी? देखिए, बागी चुनाव में खड़े होते हैं, हर बार होते हैं, अब की बार भी खड़े हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कैंपेन हमारी उठी है, जब आगे बढ़े हैं, तो उसमें एक चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा कि फोकस फिर वही आया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए, डबल इंजन की सरकार प्रदेश के लिए ये आवश्यक है। और ऐसे में वो जो इंडिपेंडेंट का अगर खड़े भी हैं तो उनकी ओर बहुत ज़्यादा तरजीह लोगों ने दी नहीं है, ध्यान नहीं दिया है। कई नेता इग्नोर भी हुए, बड़े नेता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगा क्या अंदर से, क्योंकि चीजें आपने भापी, आपकी पूरी एक रिपोर्ट गई और फिर जो है टिकटों का जो है वो वितरण हुआ, बंटवारा हुआ, आपको लगा कि वो लोग इग्नोर हो गए? नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, इग्नोर होने की बात नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जिन सीनियर लोगों ने काम किया है उनके बारे में पार्टी अच्छा सोचती है। अगर टिकट मिलना उनके लिए संभव नहीं हो पाया अब की बात, तो निश्चित रूप से अगले समय में बहुत सारी चीजें उनके लिए हो सकती हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जयराम जी, अभी अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह राज्य को आगे लेके जाएंगे? देखिए, हम फोकस होकर के हिमाचल के डेवलपमेंट के जो प्लान्स किए हैं हमने, जिसके लिए हमको समय कम मिल पाया कोविड के कारण, कहने को 5 वर्ष लेकिन सही मायने में काम करने का वक्त तो हमको 3 वर्ष मिला है। तो ऐसे में फोकस होकर के काम करेंगे, फोकस होकर के आगे बढ़ेंगे। जो हमारे माइंड में जो प्लान्स हैं हिमाचल के लिए, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए हैं इस कार्यकाल में, तो उनको आगे बढ़ाएंगे। जो आपके विपक्ष में है, जो मुद्दे लेकर वो आ रहे हैं, क्या वो मुद्दे उनके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज की तारीख में भी कोई मुद्दा नहीं है। मैं डॉक्टर साधना से भी बात करना चाहता हूं। मैंने आपके पति से पूछा, जयराम जी से, कि धड़कने बड़े, बोले नहीं मैं बिल्कुल शांत हूं। क्या लग रहा है आपको? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल शांत। सूर्य नमस्कार करके आई हैं आप? हाँ, सूर्य को प्रणाम करके आए। ये मेरा डेली का रूटीन है। पर आज हमारे लिए एक निश्चित रूप से एक स्पेशल दिन है, और क्योंकि ये 7वीं बार इस क्षेत्र से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, और विशेष ऐसा भी है कि इस बार प्रदेश का सारी चुनाव की जिम्मेदारी के साथ आज पूरा 3 महीनों का एक लंबा प्रवास करने के बाद हम आज एक अपना एक स्पेशल डे को मनाने जा रहे हैं। और एक मतदान हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमें देश को और समाज को आगे ले जाना है। तो हमारा एक एक मत बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रूर जिक्र होता रहा होगा, क्योंकि आप हमेशा साथ रही हैं। उनको लग रहा होगा कि यार यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है, आपसे बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती होंगी। तो किस तरह से आपने पूरी ये स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरह से आपने उनको कूल डाउन किया और उन्होंने बोला कि नहीं हम सब सेटल कर लेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज तो मेरे से डिस्कस नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बहुत राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। पर ठीक है, जब परेशान होते हैं तो पत्नी होने के नाते समझ आता
है तो वो जो मॉरल सपोर्ट एक देना चाहिए, जो हर परिवार देता है उसी तरह से मैं भी देती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर ठीक है, जिम्मेदारी वाला काम था। 3 महीने तक इनको एक अंदर से एक ताकत, मजबूती मिले, जो एक परिवार के रूप में जो हमें देनी चाहिए वो निश्चित रूप से देने की कोशिश की है। आपसे भी ये सवाल मैं पूछता हूँ जो जयराम जी से पूछा कि इतने मुद्दे हैं, कांग्रेस मुद्दे लेके आ रही है, आपको लग रहा है कि आप भी साथ में ही रही हैं, डिस्कस भी होता होगा, जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपसे डिस्कशन होता है, तो आपको लग रहा है कि मुद्दे हैं उन लोगों के पास? मैं पॉलिटिकल उस पे बात पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, और ईश्वर वोटर ही बता दीजिए आप तो। एज ए वोटर तो मैं बोलूँगी कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं। तो ये डॉक्टर साधना है, उनसे बात की, जयराम ठाकुर से हमने बात की। हालांकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस अपने तरीके से जो है वो रिवाज बदलना चाहती है, मिजाज बदलना चाहती है। भाजपा अपने तरीके से रिवाज बदलना चाहती है और लोगों का मिजाज बदलना चाहती है। अब देखना क्या है कि अब आज जो वोटिंग होगी उसमें कौन कितना कन्विंसिंग पावर से आएगा और कौन जो है वो यहां सरकार बनाएगा। लेकिन पहाड़ पर ये जरूर देखा अमित, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आपके पीछे हम बहुत ही सुंदर वादियां भी देख सकते हैं। सिराज की अगर बात करें, जहां से जयराम ठाकुर कंटेस्ट करते आए हैं, कर रहे हैं, इस सीट पर हमने पिछली बार देखा उत्तराखंड में कि पुष्कर सिंह धामी पूरा चुनाव लीड कर रहे थे, चुनाव जिता दिया, लेकिन अपनी सीट पर कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, वहां उतना फोकस नहीं कर पाए। ऐसे कैंपेन के लिए जिस सीट से लड़ रहे हैं जयराम ठाकुर, उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है या आसान फाइट है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हिमाचल की जनता बड़ी सुबुद्ध सजग जनता है, बिल्कुल साइलेंट है इस बार। लोगों को लगता होगा कि 20, 50, 30 लोगों से बात कर ली तो उनके पास सारा चुनावी रणनीति जो है वो आ गई और लोगों का मिजाज उनके पास आ गया। ऐसा नहीं है, बहुत साइलेंट है वोटर। हिमाचल प्रदेश का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है, इस बार बहुत साइलेंट है। मुद्दों को लेके कुछ लोग बात कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि वो पार्टियों से जुड़े हों या फिर उनका कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन मैक्सिमम वोटर बहुत साइलेंट है। वो सरप्राइज करेगा सबको, ये एकदम फैक्चुअल बात अभी जो लग रही है वो यही है, वो सरप्राइज करेगा। और इस सीट पे भी मैं आपको बता दूं कि बड़े लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट है। वो अपना जवाब जो है वोट डाल के देगा। तो ये अब मिजाज है वोटर्स का, वो मैं आपको बता रहा हूं। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, पिछले 1.5 महीने से लगभग मैं यहां घूम रहा हूं, हर कोई ये कह रहा है कि मन में रखकर, आपने भी देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं, देखेंगे, चुनेंगे, करेंगे। बूथ से लेकर वोटिंग मशीन तक क्या मिजाज रहेगा ये वोटिंग के बाद ही पता लगेगा। 8 दिसंबर को ही चीजें निकल के आएंगी, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि वोटर बहुत साइलेंट है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। हालांकि पार्टियां अपने अपने तरीके से मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और मुद्दों के साथ एक तरह से चुनाव की शुरुआत बस होने ही जा रही है। कुछ मिनट, लगभग 7 से 8 मिनट बाकी हैं और इसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया। बिल्कुल ठीक पहले ट्वीट आया है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए मतदाता, क्योंकि हमने आपको बताया पिछली बार 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है वो ट्वीट सीधा आप तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि घरों से निकलें और मतदान करें। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं। उनको विशेष रूप से शुभकामनाएं दी हैं, जो अभी अभी एक तरह से वोट डालने के काबिल हुए हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं, एकदम यंग हैं और नई तरह से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं। कई सीटों पर ये बदलाव का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि नई तरह से सोचना, पुराने रिवाज में या राज में ना फंसना और अपनी तरह से सोचकर वोट डालना, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।